वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वेस्कुलर सर्जरी का। वो है आपका गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है? ये नेक्रोसिस की टाइप है, ठीक है। फॉर्म होती है उसकी, जिसके अंदर क्या हो जाता है, टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो आपके कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, पेट्रीफेक्शंस हो जाती है उसके अंदर, सुपर एडेड हो जाते हैं। मीन्स उसके अंदर ये होता है कि जो आपके टिश्यूज़ हैं, सबसे पहले क्या होता है, वो पूरे इन्फेक्शन होता है पहले आपके उसमें, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, फिर वो नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है। नेक्रोसिस भी अगर आपने ट्रीट नहीं की तो वो एक बहुत ख़तरनाक, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन के साथ आपको प्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और वो गैंग्रीन कहलाता है। गैंग्रीन की और आपको क्या जानने की ज़रूरत है? All types of gangrene necrosis undergo liquefaction by the action of putrefaction bacteria। ऐसा सब कुछ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है जो इन्फेक्शन वगैरह के साथ कंप्लेन कर रहा है, अगर आपने उसको उसी लेवल पे ट्रीट नहीं किया तो देन इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन के बाद नेक्रोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस के बाद क्या हो जाता है, आपका गैंग्रीन हो जाता है। बैक्टीरिया इतना ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस कंडीशन पैदा हो जाती है। इसमें ये इसलिए भी डेवलप होती है, या तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए कि इस्कीमिया हो जाए। गैंग्रेनियस और नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ होती है? उसमें सिंपली ये हो रहा होता है कि प्राइमरीली इन्फ्लेमेशन प्रोवोक्ड बाय वायरल एंड बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन मैसिव टिश्यू नेक्रोसिस। जिस तरह से मैंने आपको बताया, प्रोलेनेट बैक्टीरिया होते हैं, जब आप इन्फ्लेमेशन को ट्रीट नहीं करते हो तो वो नेक्रोसिस की तरफ जाते हैं और इन दी एंड वो किसकी तरफ चला जाता है, गैंग्रीन की तरफ चला जाता है। और अपेंडिक्स जिस तरह से ये होता है कि आपको सबसे पहले आपने देखा होगा, प्रेजेंटेशन देखी होगी कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो अपेंडिक्स की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है, और अपेंडिक्स बहुत डेंजरस है प्रोसीजर होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले उनको दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह के सारे साइंस आ रहे होते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर और एडवांस स्टेज के ऊपर जब वो बिल्कुल नॉन ट्रीटेबल उसमें चला जाता है, लास्ट स्टेज में चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, गैंग्रीनियस अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। और उस मौके पर उसको ट्रीट करना बहुत डेंजरस होता है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ गैंग्रीनियस अपेंडिसाइटिस। जब तक वो अपेंडिसाइटिस है, अगर आपने उसको ट्रीट किया और उसको रिमूव किया तो पेशेंट सर्वाइवल पॉसिबल है और गुड प्रोग्नोसिस है अपेंडिसाइटिस अपेंडेक्टोमी की, जो कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स होता है। बट अगर आपने नहीं किया तो वो गैंग्रीनियस अपेंडिसाइटिस हो जाता है। टाइप्स ऑफ गैंग्रीन में ड्राई गैंग्रीन आ जाता है, वेट गैंग्रीन आ जाता है, गैस गैंग्रीन आ जाता है। जो मेन फॉर्म है बेसिकली ड्राई गैंग्रीन होता है और वेट गैंग्रीन होता है। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है, इस्कीमिया की वजह से हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, तो जख्म है वो बिल्कुल ही आपके जो है ना वो बहुत बुरी तरह से ड्राई हो जाते हैं, उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती, उसमें हाइड्रेशन नहीं रहती, और आपको बाकायदा लाइन ऑफ सेपरेशन उसके अंदर नज़र आ रही होती है। टोज़ और फीट के अंदर ओल्ड पेशेंट के ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा ये बर्जर डिजीज़ के अंदर रेनॉल डिजीज़, ट्रॉमा, एर्गॉट पॉइजनिंग, दीज ऑल आर द कॉजेज़ ऑफ ड्राई गैंग्रीन। ये जिस तरह से आपके सामने प्रेजेंटेशन है, ये आप देख रहे हैं कि फिंगर किस तरह से जो है वो डिटैच हो गई है, ड्राई हो जाता है। मोर्फोलॉजी क्या, इन्फ्लेमेटरी सेल नेक्रोसिस करवाए, ये सारे के सारे प्रोसीजर हो रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है जो आपने याद रखनी है, ये पूरा एरिया ड्राई होने के बाद क्या हो जाता है, श्रंकेज, बिल्कुल ये सुखड़ जाता है, ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई हो जाती है और बहुत हॉरेबल लग रहा होता है। और जब ब्लड सप्लाई हो जाती है और ऐसे पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बैक्टीरिया रिजल्ट, जिसकी वजह से ये ब्लैक आयरन सल्फाइड फॉर्मेट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म हो रहा होता है, ब्लैक आयरन सल्फेट। जब भी वो ब्लैकिश टाइप का लग रहा होता है, सेपरेटरी लाइन लग रही होती है, नेक्रोसिस फील हो रहा होता है। वेट गैंग्रीन क्या होता है और ये किधर कॉमन होता है, नेचुरली मॉइस्ट टिश्यू में होता है, जो कि आपके ऑर्गन जो आपके मॉइस्ट है, जहाँ पे आपकी सर्कुलेशन वगैरह, जैसे कि माउथ जहाँ पे हाइड्रेटेड पार्ट्स होते हैं, आपके बाउल एरिया, आपका लंग, सर्विक्स और वुल्वा। डेवलप्स रैपिडली हो जाता है किसी भी वेनस ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है, अनलेस कॉमनली आर्टीरियल ब्लड फ्लो और थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म की वजह से। दूसरा ये होता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, पेट्रिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हो रहा होता है, क्रॉसिंग प्रोड्यूस, यहाँ पे भी बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन आ रही होती है, डिस्टर्बेंस आ रही होती है और सेप्टिसीमिया हो जाता है और फाइनली आप डेथ की तरफ जा सकते हैं। वेट गैंग्रीन की ये एग्जाम्पल है।
डायबिटिक फुट में आपने देखा होगा कि यही एक कॉज होता है जिसकी वजह से जो है एम्पुटेशन। देखिए वेट गेंग्रीन होता है, उसको ट्रीट नहीं किया, वो बढ़ता गया बैक्टीरियल मैनिफेस्टेशन बढ़ती गई और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा जो आपका जो लिम्ब है या पार्ट है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई हो जाती है और उसके बाद वो बिल्कुल डेड पार्ट हो जाता है और उसके बाद आपको उसको रिमूव करना पड़ता है या बेड से उसके आपके पेशेंट हो गए। ये वेट गेंग्रीन है इंटेस्टाइन के अंदर। आपने हिस्टोलॉजिकली याद रखना है और दूसरा आपने ग्रॉसरी याद रखना होता है। यहाँ पे क्या होता है, जिस पार्ट पे भी होता है वो क्या होता है, हाइड्रेटेड पार्ट होता है वेट गेंग्रीन वाला। और दूसरा ये दिखता है कैसे, इसकी वजह से क्या होता है, ल्यूमन जो बाउल कंटेन म्यूकस इन ब्लड है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, अल्सरेशन हो जाती है म्यूकोसा की और इंटेंस इन्फ्लेमेशन इन्फिल्ट्रेशन के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा होता है। ये चीज़ें बस आपने थोड़ी बहुत याद रखनी है। वेट गेंग्रीन ऑफ अ स्मॉल बाउल, दिस इज़ अ डिफरेंस चार्ट जो आपने सबसे पहले याद रखना है कि साइट कौन सी जगह, मैकेनिज्म क्या है, इधर क्या होता है, माइक्रोस्कोपी क्या है, ड्राई होती है, यहाँ पे मॉइस्ट होती है, बट्रिफिकेशन क्या है, ब्लड सप्लाई हो जाती है, यहाँ पे मार्क स्टफिंग टू द ऑर्गन हो जाता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या होती है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, फेल टू सर्वाइव, इसके अंदर ड्राई में न्यूमरस प्रेजेंट होते हैं, वेट के अंदर प्रोग्नोसिस क्या है, अगर बेहतर हो जाए जब तक कि सेप्टिसीमिया नहीं होता, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस बहुत बुरी है वेट गेंग्रीन की। गैस गेंग्रीन क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडिया की वजह से होता है गैस फॉर्मिंग, जिसको आप कहते हो वेट गेंग्रीन। स्पेशल फॉर्म होती है वेट गेंग्रीन की, कॉज जो कि करवा रही होती है गैस फॉर्मिंग, ठीक है। इंटायर गेन एंट्री इन द टिश्यू थ्रू ओपन कंटेमिनेटेड वाउंड में चले जाते हैं, जो भी आपका कंटेमिनेटेड वाउंड है, स्पेशली जो आपके मसल्स वगैरह में हो। कॉम्प्लिकेशन इसकी कब आती है, जब आप ऑपरेशन कॉलोन वगैरह का कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्लोस्ट्रीडिया, वहाँ पे जो होता है ना ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और फिर इसकी वजह से गैस फॉर्मिंग जो है ना वो गेंग्रीन हो सकता है। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि इंटेस्टाइन में जो होता है ना, या जो हाइड्रेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे वेट गेंग्रीन होता है। वेट गेंग्रीन अगर मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया जो है ना वो में चेंज हो जाता है। इट प्रोड्यूस वेरियस टॉक्सिन विच प्रोड्यूस नाइट्रोसिस एंड ऑर्डेमा लोकली, ऑल्सो एब्जॉर्ब प्रोड्यूस प्रोफाउंड सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन, पूरे सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर दे। ये आप देख रहे हैं गैस के अंदर बबल्स फॉर्म के अंदर स्वेलन हो जाता है वो एरिया, बहुत पेनफुल हो जाएगा, गैस बबल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे विद इन द टिश्यूज़ लेवल के ऊपर, ये सारी चीज़ें होंगी। माइक्रोस्कोपी के लिए आप देखेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है, लिक्विफिकेशन, लार्ज नंबर ऑफ कौन से बैक्टीरिया कल्चर अगर आप करवाएंगे तो आपको ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई मिल रहे होंगे। इसके अलावा पेरिफ्री का अगर आप जोन देखेंगे, ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन और ऑइडेमा कंजेस्शन वगैरह, ये सारे के सारे आपको फीचर्स मिल रहे होंगे। कैपिलरी और वेनस थ्रोम्बाई बहुत ज़्यादा कॉमन है इस कंडीशन के अंदर। दिस इज़ द गैस गेंग्रीन, जो ब्लैक आपको लग रहा है, दिस इज़ द बबल फॉर्म। ये गैंग्रीन का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हुआ। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स मैं आपको और बताना चाहती हूँ, वो मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेती हूँ। आपने जो गैस के इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज़ें वो ये है कि गैंग्रीन होता क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन होती क्या है, और दूसरा ये कितनी टाइप्स होती हैं और दिखता किस तरह का। एक और चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ साथ साथ, थोड़ा सा एन्यूरिज्म है जो आपकी कंटेंट के अंदर लिखा हुआ आप लोगों ने पढ़ा होगा। एन्यूरिज्म होता क्या है, डिस्टेंशन होती है आर्टरी की, ठीक है, जिसकी वजह से वीकनिंग और डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है आपकी आर्टीरियल वॉल के अंदर, और ये जो है बलून लाइक बल्ज आर्टरी के अंदर फॉर्म हो जाता है। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूँ तो अगर ये एओर्टा के अंदर हो जाए, ठीक है, एओर्टा के अंदर हो जाए तो ये क्या कहलाता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म कहलाता है। और एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म और थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म जो है वो एओर्टिक एन्यूरिज्म की एओर्टा जहाँ से आके डिवाइड हो रहा होता है ना, वहाँ पे एन्यूरिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल एओर्टिक आर्टरी की जो है एन्यूरिज्म जो है वो बहुत कॉमन है, और थोरेसिक आर्टरी एओर्टिक एन्यूरिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेरिब्रल अगर ब्रेन के अंदर हो जाता है सेरिब्रल एन्यूरिज्म कहलाता है। पेरिफेरल एन्यूरिज्म भी कॉमन है। इसके अलावा एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जो हो जाता है वो भी एक इसकी टाइप है, मैंने अभी आपको बताया वो एब्डोमेन की वजह से होती है, और ये थोरेसिक भी इन्वॉल्व हो जाता है। ब्रेन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ब्रेन एन्यूरिज्म जो है ना उसको आप बैरी एन्यूरिज्म कह रहे होते हैं,
रीज़न क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो एन्यूरिज्म है ना वो बिल्कुल बेरी शेप का लग रहा होता है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ का होता है, और ये क्या कर रहा होता है, किसको इफेक्ट कर रहा होता है, आर्टरीज जो होती है ब्रेन की उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ पेरिफेरल एन्यूरिज्म की, पेरिफेरल एन्यूरिज्म के बारे में मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि अगर जो है एओर्टा और ब्रेन के अलावा अगर किसी भी रीजन के ऊपर एन्यूरिज्म डेवलप होता है तो उसको आप पेरिफेरल एन्यूरिज्म कहते हैं। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूजुअली जो पेरिफेरल एरिया होता है पॉप्लिटेल फेमोरल और कैरोटिड आर्टरी, वहाँ पे जो है ना ये प्रेजेंट होता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, वेस्कुलाइटिस, अभी सारी की सारी चीज़ें अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं, मैं भी आपको वहीं से देख के बता रही हूँ। कोकेन यूज़, जेनेटिक फैक्टर, ये एक चीज़ होती है। थोरेसिक आर्टरी एन्यूरिज्म जो होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कनेक्टिव टिश्यू का और काफ़ी हद तक डेंजरस हो सकता है। और एओर्टा इंजरी की वजह से क्या हो सकता है, ट्रोमेटिक इंजरी हो सकती है। एन्यूरिज्म की जो एक कॉज है वो मैंने आपको बताया, एक मार्फन सिंड्रोम है, दूसरी अगर ट्रॉमा हो जाए तो तब जो है ना वो इंजरी हो सकती है एओर्टिक रीजन की, ट्रोमेटिक इंजरी। दूसरा ये हो सकता है अगर आपकी आर्टरी वॉल वीक हो जाए तो तब भी जो है एन्यूरिज्म पॉसिबल है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की, हर कंडीशन की जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। जो जर्नलाइज है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस भी रीजन के अंदर होगा, फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमेन के अंदर होगा या ब्रेन के अंदर होगा तो जो पेशेंट है वो आपका हैवीनेस और बस्टिंग पेन की कंप्लेन कर रहा होगा। अगर पेरिफेरी के अंदर होगा तो सिवियर पेन उसका लोअर रीजन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, नॉजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, कामली स्वेटी स्किन हो जाएगी, ठीक है, और हेडेडनेस फील होगा, हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, पेशेंट आपका जो है वो शॉक में जा सकता है। दूसरा ये कि रिस्क फैक्टर किसमें, मेल जेंडर में ये लाइकली मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। एज के हिसाब से 65 ईयर्स ओल्डर में कॉमन है, दोज हु स्मोक उनमें बहुत कॉमन है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। इसके अलावा बाइकस्पिड वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व वगैरह की जो है अगर पैथोलॉजी हो तो तब भी हो सकते हैं, कार एक्सीडेंट या ट्रॉमा हो जाए तब भी जो है ना आपको एन्यूरिज्म हो सकता है, मीन्स किसी भी पेशेंट को। आप इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, ऑब्वियसली जब आपके पास ट्रॉमेटिक फॉर्म में आ रहा है या आपके पास कंप्लेन फॉर्म में आ रहा है, वो जिस रीजन में आएगा आपने उसी रीजन की जो है टेस्टिंग करनी होती है। एब्डोमिनल या चेस्ट एक्सरेज वगैरह करना, अल्ट्रासाउंड, एकोकार्डियोग्राफी कर रहे होते हैं आप, सीटी स्कैन वगैरह देख रहे होते हैं, एमआरआई कर रहे होते हो, एंजियोग्राफी। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ इसके अंदर, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले ये है कि अगर एब्डोमेन के अंदर है तो आपने क्या करना होता है, एब्डोमिनल सर्जरी प्लान करनी होती है और वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, इंसेशन वगैरह लगाने के बाद आप एन्यूरिज्म को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और अक्सर सर्जरी एंडोवेस्कुलर रिपेयर होता है, ग्राफ्टिंग वगैरह हो रही होती है इसके अंदर। और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो हेमरेज हो सकता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पैराप्लेजिया, एब्डोमिनल इस्कीमिया वगैरह, ग्राफ्ट ऑक्लूजन हो सकता है, ग्राफ्ट इन्फेक्शन हो सकता है, वो जो आपने जो ग्राफ्टिंग की है वो ग्राफ्ट एकोल्जन भी हो सकता है और ग्राफ्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर में भी आपका पेशेंट जा सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटी इस्कीमिया हो सकता है जो कि कॉम्प्लिकेशन है सेरेब्रल एन्यूरिज्म की। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो है कि आपका है एम्पुटेशन। मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ ताकि और भी आपको अच्छा नज़र आए। एम्पुटेशन क्या होता है, रिमूवल आप कर रहे होते हैं अपने लिम्ब को, ठीक है, किस वजह से कर रहे होते हैं, कट करना पड़ता है किसी भी पैथोलॉजी। यूजुअली होता है कि नेक्रोसिस लीड्स टू एम्पुटेशन, नेक्रोसिस इतनी बिगड़ गई है कि इन दी एंड आपको एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है और इसमें कंप्लीट रिमूवल हो जाता है इंजर्ड और डिफॉर्मेड बॉडी पार्ट का। और ये डेफिनेशन है एम्पुटेशन की। कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें किसी भी पेशेंट को जो है आप एम्प्यूट करते हैं, वो है ट्रॉमा, बहुत सीवियर किस्म का ट्रॉमा हो गया, बर्न्स हो गए, ग्रेड 3 बर्न्स है, स्पेशली पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेज हो गए, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गए, डायबिटिक फुट के अंदर भी ये बहुत कॉमन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आपकी इन्फेक्शंस आ जाते हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है। कब इंडिकेशन है, तो ट्रिपल डी होता है, आपका वो एरिया डेड हो जाए, डेडली हो जाए, डैम्प नॉइसेंस हो जाए, बिल्कुल ही जो है ना ट्रिपल डी कंडीशन जो है बिल्कुल ही मतलब यूज़लेस हो जाए, तो तब ये 3 ट्रिपल डी अगर जो है उस एरिया के अंदर पॉसिबल होंगे तो फिर आप जो है एम्पुटेशन इंडिकेशन है। ये जिस तरह से सिवियर ट्रॉमा आपके सामने है और ये एम्प्यूट करेंगे और इधर देखें ये लेग रीजन के अंदर एम्पुटेशन होगी, यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर था, ये एम्प्यूटेड पार्ट है आपके सामने और वो नॉन एम्प्यूटेड पार्ट है।
वेरी डेंजरस, क्रशिंग इंजरी आपके सामने, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ही ब्लैक पार्ट हो गया, कंजेनाइटल एनोमली। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा फिंगर है, 6 फिंगर है, तो एक फिंगर को रिमूव करने में। स्क्लेरोडर्मा, अगेन डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल। जोन ऑफ इंजरी आपने देखनी होती है, ठीक है। एजुकेट मार्जिन्स ट्यूमर्स में, एजुकेट सर्कुलेशन वेस्कुलर डिजीज़ के अंदर जो है लॉस्ट हो जाती है। सॉफ्ट टिश्यू एनवेलप, बोन एंड जॉइंट कंडीशन आपने देखनी होती है कि किस लेवल की है। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, ट्रीटेबल एंड नॉन ट्रीटेबल है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है पेशेंट का। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सर्जरी से पहले आप देख रहे होते हैं। लेवल एम्पुटेशंस के टेक्निक्स क्या हो रही होती हैं। डेब्यूमेंट ऑफ ऑल द नॉन वायबल टिश्यू एंड फॉरेन मटेरियल और सेवरल डेब्यूमेंट में भी रिक्वायर्ड आपको बहुत सारी चीज़ें होती है। प्राइमरी वाउंड क्लोजर की आपको नीड होती है, ठीक है। और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न इंजरीज रिक्वायर केयरफुल evaluation because necrosis to deep muscle may be present, ओके। बहुत सारी कंडीशन ऐसी देखें। एम्पुटेशन करना पेशेंट, पहली बात तो ये है कि आपको कंसर्न नहीं मिल रहा होता। मैं अगर आपसे बहुत प्रैक्टिकली बात करूँ, एम्पुटेशन करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। वहाँ पे आपने हर फैक्टर को, हर चीज़ को जो है ना वो देखना होता है। लेवल ऑफ इंजरी क्या है, किस हद तक जो है आपका इन्फेक्शन फैल गया। अच्छा, जो आपके पास इन्फेक्शन फैला है वो ट्रीटेबल जोन में आ रहा है या नॉन ट्रीटेबल जोन में आ रहा है, कितना हद तक वो एरिया और पार्ट जो है वो आपका जो है इम्पेयर्ड हो चुका है, ब्लड सप्लाई है या नहीं। आपको पता है एक दफ़ा नर्व लॉस हो जाए, नर्व इंजरी हो जाए तो वो रीगेन नहीं हो सकती। और उसके बाद इतना ख़तरनाक किस्म का इन्फेक्शन है कि जो कि पूरी बॉडी में थ्रू ब्लड फैल सकता है। तो इन दी एंड आपने डिसाइड करना होता है कि नहीं, वी हैव द ओनली सोल्यूशन और वी विल एम्पुटेट दिस एरिया थ्रू द एम्पुटेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा है व्हेन यू डिसाइडेड कि आपने एम्पुटेशन करनी है तो प्राइमरी वाउंड क्लोजर की तरफ भी आप नहीं जाएंगे। अब एक एरिया, एक हाथ है, वहाँ पे वाउंड्स बने हुए। अब आपने ये नहीं करना कि पहले वाउंड्स की आपने सर्जरी की, उसको सूचर किया, स्टिचेस दिए और फिर उसके बाद आप एम्पुटेशन करें। नो, यू हैव टू गो डायरेक्टली टूवर्ड्स द एम्पुटेशन, क्योंकि वो तो वैसे ही डिटैच पार्ट होने जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरीज बहुत ख़तरनाक होती है ग्रेड 3 के अंदर, और उसके अंदर भी जो है ना वो आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन तब भी आपको एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है। टेक्निक्स क्या होती है, नर्व को करना पड़ता है, नर्व का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, एक तो डैमेज नर्व हो गई है, वो तो आपने एम्प्यूट कर दी। बाकी जो उससे पहले वाला जो एरिया जहाँ पे नर्व सप्लाई अभी तक इम्पेयर नहीं हुई, आपने बहुत ख्याल रखना है क्या कि न्यूरोमा फॉर्मेशन ना हो जाए, ठीक है। ये सारी की सारी जो है ना चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, आपने स्किन का ख्याल रखना है कि स्किन आपकी टेंशन फ्री हो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ना हो। और दूसरा, स्किन ग्राफ्ट वगैरह, बहुत ये टेक्निकल और टिपिकल प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आप बोन को एम्पुटेशन कर रहे हो तो आपने बोन का लेवल आपका प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि कहीं डिस्टल पार्ट आपका जा रहा हो, कहीं प्रॉक्सिमल पार्ट जा रहा हो। स्मूथ एजेस ऑफ बोन को आपने टारगेट करना है। ये सारी की सारी चीज़। पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग जो है वो सॉफ्ट हो, ठीक है। दूसरा ये कि पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग की, ये मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली। दूसरा ये वो रीजन जिस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया, या तो बोन लेवल के ऊपर और या स्किन को कर रहे हो नर्व, इन 3 चीज़ों को आपने टारगेट करना है कि जो एरिया एम्पुटेशन की नीड है आपने सिर्फ उसी एरिया को एम्प्यूट करना है। इर्द गिर्द की पेरिफेरी स्ट्रक्चर्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली करनी होती है, बिकॉज वो एक पूरा एरिया जो है वो एम्पुटेड हो गया। तो फिर आपने उसका भी ख्याल रखना होता है कि आपकी कहीं कुछ एरियाज में आपको सॉफ्ट बैंडेजेस की ज़रूरत होती है, कहीं आपको रिजिड की इसलिए ज़रूरत होती है कि रिजिड बैंडेज वर्क एज ए टॉर्निकेट, तो वो ब्लड सप्लाई को होल्ड करके रखनी होती है। तो ये थोड़ा सा भी आपने देखना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पेशेंट की। इसमें एडिमा को आपने कंट्रोल करना होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कंट्रोल करना होता है। ऑब्वियसली एक लिम्ब अपार्ट कर दिया तो पेन तो बहुत सीवियर कंडीशन में होता है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स को आपने देखना होता है और आपने रैपिड रिहैब की तरफ जाना होता है। नी एम्पुटेशन प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक से स्किन फ्लैप उतारा, उसके बाद मसल्स को डिवाइड किया, मायोडिसिस अपोजिट ग्रुप को अलग किया, और फिर उसके बाद आपने कट लगाया। ये पूरा का पूरा टेक्निक से कि किस तरह से नर्व को डिवाइड किया है, और इसके अलावा टिबिया फिब्यूला कट कितना लगाया, मेन वेसल्स को टाई किया है,
ठीक है, ताकि एक्सेसिव ब्लड फ्लो ना हो। इसके अलावा लाइगेट किया ब्लीडिंग पॉइंट को, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया, साइड पे कर दिया। स्किन को सूचर किया गया केयरफुली विदाउट की पिक्चर है, ये भी एक पिक्चर आपके सामने शो की गई है। टेक्निक्स ये यहाँ पे देखें, एक्सेसिव इंजरी थी, किस तरीके से जो है ये एम्पुटेशन की गई है। अच्छा, दूसरा ये वो आपके सामने रेडियो भी शो हो रहा है किस तरह से जो है कट किया गया। आफ्टर 12 मंथ रिहैब हुई है पेशेंट की। और जब एम्पुटेशन हो जाती है तो किस तरह से प्रोस्थेटिक्स जो है वो दी जाती है, रिहैब करवाई जाती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। रिहैबिलिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेजिडुअल लिम्ब श्रिंकेज शेपिंग, उसका पर्पस यही होता है, एक बंदे का लिम्ब लॉस हो गया, लो नी लेवल जो है एम्प्यूट हो गया पूरा का पूरा एरिया, और आप एक मोबाइल बंदा इमोबाइल हो गया, तो प्रोस्थेसिस बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रोस्थेसिस जो इम्प्लांट किए गए उसके बाद उसकी रीहैब की गई, जो रेस्ट ऑफ दी अदर मसल्स हैं जो आपके फीमर लेवल तक है, आपके कॉर्ड्स और आपके कॉर्ड्स हो गए, ठीक है, और हैमस्ट्रिंग हो गया, उनको स्ट्रेंथनिंग की गई। ये सारे के सारे रीहैब प्रोटोकॉल के अंदर आ जाते हैं। जॉइंट रेंज ऑफ मोशन का कंट्रोल रखना है, स्ट्रेंथ रखना है, रेजिडुअल लिम्ब जो बच गया है, सेल्फ रिलायंस हो आपका पेशेंट जो, और पेशेंट एजुकेशन बहुत कॉमन है। दूसरा ये है कि मैंने अक्सर अपनी प्रैक्टिस में भी ये देखा है, एम्पुटेशन के बाद जो है ना वो डिप्रेशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, दे थिंक कि देयर इज़ नो लाइफ। तो फिर साइकोथेरेपी जो है ना आपकी, उसके जो सेशंस होते हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेशेंट को। दूसरा ये, पेशेंट का कॉन्फिडेंस आप तब रीगेन कर सकते हैं जब आप अपने पेशेंट की जो लॉस वाला पार्ट है आप उसको अल्टरनेट पार्ट से अटैच कर दें। फॉर एग्जांपल उसका आधा हिस्सा जो है एम्प्यूट हो चुका है, अगर आप वहाँ पे प्रोस्थेसिस इम्प्लांट कर देंगे तो आपका पेशेंट जो है बहुत हद तक सेटिस्फाई हो जाएगा, और वो पोस्ट ऑफ डिप्रेशन से भी निकल जाएगा कि चले ठीक है, एटलीस्ट आई एम मोबाइल विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेसिस। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। यही बात आपको आगे भी बताई गई है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, पेशेंट जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, क्राइंग स्पेल्स में चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। प्रोस्थेटिक्स लग रहे होते हैं, और उसके बाद जो है जब प्रोस्थेसिस इम्प्लांट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो लिम्ब था, जो पार्ट हुआ होता है, एम्प्यूट हुआ, तो बहुत अजीब लग रहा होता है, कॉस्मेटिकली जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल लग रहा होता है। मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे, प्रिपरेशन, गुड सर्जिकल टेक्निक होनी चाहिए, आपने रीहैब भी प्लान हो, आपने प्रोस्थेसिस का भी सोचा हुआ हो पहले से। अच्छा, प्रॉपर सर्जरी, अच्छी सर्जरी ये होती है कि कोई भी कंप्लेन आपके साथ आ रही है, जब आपको पता है कि इसके अंदर एम्पुटेशन हो रही है, तो आपने हर चीज़ प्लान कर ली है, आपने उसी वक्त जो है मेजरमेंट लेके प्रोस्थेसिस भी रेडी करना है, आपने हर चीज़ जो है वो प्लान कर ली, और पेशेंट को आपने बताना है कि ऐसे नहीं कि अगर आप अभी मोबाइल हो, एम्पुटेशन के बाद आप नॉन मोबाइल हो जाओगे। तो इस तरह के पेशेंट को टैकल करना है, स्पेशली आजकल यंग लोगों के अंदर एम्पुटेशन बहुत हो रही है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, एक इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है। तो हर चीज़ आपकी जो है वो कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। हमने बहुत हद तक जो है पिक्चर्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, टेक्निक्स भी आपके सामने है, किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, इसके गोल्स क्या होते हैं, इसके लेवल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जब ये हो रही होती है, और इंडिकेशन क्या है DDD, ये प्लीज़ लाजमी याद रखिएगा, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये ज़रूरी है।